नहीं, साइनस, ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जो एट्रिया से जो टेकिकार्डिया ओरिजिनेट होते हैं, जिनकी काज एट्रिया में हो, उन सब टेकिकार्डिया को हम एसवीटीज कहते हैं, यानी सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। चाहे वो साइनस टेकिकार्डिया हो, चाहे वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो, चाहे एट्रियल फ्लटर हो, चाहे एवीएनआरटी हो। अब यूजुअली जो हम पीएसवीटी कहते हैं ना, पैराक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये हम टर्म यूज करते हैं गलती से किसके लिए? एवीएनआरटी के लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि पैराक्सिस्मल एसवीटी या पीएसवीटी या सिर्फ एसवीटी, ये यूजुअली किताबों में और क्लिनिकल उसमें किसके लिए यूज होता है? एवीएनआरटी के लिए। लेकिन असल में हकीकत में ये सारे एसवीटीज हैं। समझ नहीं आ रही आप? चलो, सर अब हमने साइनस टेकिकार्डिया जो है ये हमने कर लिया था, ठीक है। और साइनस ब्रेडिकार्डिया भी कर लिया था कि क्यों होता है, क्या मैनेजमेंट है। फिर हमने सिक साइनस साइनस ब्रेडिकार्डिया कर लिया था, सिक साइनस सिंड्रोम कर लिया था। उसके बाद साइनस टेकिकार्डिया कर लिया था। उसके बाद हम सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में थे, जो कि गलत नाम है। असल नाम क्या है इसका? AVNRT, एवी नोडल री एंट्रेंस टेकिकार्डिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टेकिकार्डिया क्यों होता है, क्योंकि एवी नोड के इर्द गिर्द क्या बन जाता है? सर्किट बन जाता है। बताया था ना मैंने यहाँ पे। ये सर तो सर्कल एवी नोड के अंदर चूंकि इर्द गिर्द सर्किट बन जाता है और इंपल्सेस इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती हैं एवी नोड के इर्द गिर्द, इसलिए इसको एवी नोडल री एंट्रेंस टेकिकार्डिया कहते हैं। हमने इसकी ईसीजी फीचर्स भी डिस्कस कर ली थी कि चूंकि ये टेकिकार्डिया है ना, तो ईसीजी पे रेट 100 से ज्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? नैरो कॉम्प्लेक्सेस होंगे। नैरो कॉम्प्लेक्सेस क्यों होंगे? क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये टेकिकार्डिया? वेंट्रिकल से नहीं, बल्कि वेंट्रिकल के ऊपर से, एट्रिया से। और जो टेकिकार्डिया एट्रिया से ओरिजिनेट होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है? वो नैरो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये भी नैरो कॉम्प्लेक्स है। रिदम यहाँ पे रेगुलर होगा और पी वेव्स एब्सेंट होंगी। आप देखो, रिदम रेगुलर है, यानी इस आर और इस आर के दरमियान जो ड्यूरेशन है, इस आर और इस आर के दरमियान भी उतना ही ड्यूरेशन है, और इस आर और इस आर के दरमियान भी उतना ही ड्यूरेशन है। तो रेगुलर रिदम है। और पी वेव कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रही। आपको क्या नजर आ रहे हैं? आपको क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं, उसके बाद टी वेव, उसके बाद अगला क्यू आर एस कम्प्लेक्स और टी वेव, उसके बाद अगला क्यू आर एस कम्प्लेक्स और टी वेव। कहीं पर भी आपको पी वेव नजर नहीं आ रहे। तो पी वेव नहीं है और रिदम रेगुलर है। क्लियर हो गई ये बात? पी वेव क्यों नहीं है? क्योंकि पी वेव्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दब गए हैं, छुप गए हैं, हिडन हो गए। ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर पेशेंट को अटैक हुआ हो और वो आपके पास आए और आप ईसीजी करो, तो ये फीचर नजर आएंगे। लेकिन अगर अटैक ठीक हो जाए, क्योंकि ये इस एवीएनआरटी को हम पैराक्सिस्मल एसवीटी भी कहते हैं ना, क्योंकि ये अटैक्स की शक्ल में होता है। अटैक आता है, दस 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 पाल्पिटेशन हो रही है, हार्ट रेट ज्यादा है, और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या घंटे बाद ठीक हो जाता है खुद ब खुद। तो ये अटैक्स की शक्ल में होता है। तो अगर अटैक के दौरान पेशेंट आए तो ईसीजी में ये फीचर होंगी। और अगर अटैक के बाद आए, जब अटैक खत्म हो चुका हो, फिर तो रिदम नॉर्मल होगा, नॉर्मल साइनस रिदम होगा, कोई टेकिकार्डिया नहीं होगा, यानी ईसीजी नॉर्मल होगी बिटवीन द एपिसोड। और इसलिए, हाँ, एग्जैक्ट पता चलाने के लिए कि भाई इस बंदे को बार बार जो पल्पिटेशन और जो टेकिकार्डिया हो रही है, जो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, अब ये है क्या? क्या ये कन्फर्म एवीएनआरटी है? इसको कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट की एम्बुलेटरी ईसीजी करते हैं, यानी इस पेशेंट के साथ हम होल्टर मॉनिटर लगा देते हैं, और 24 घंटे या 48 घंटे के लिए होल्टर मॉनिटर उसको देख रहा होता है, ईसीजी रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस दौरान अगर उसको टेकिकार्डिया होता है तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। समझ आई अब यस सर। ट्रीटमेंट, आपके पास पेशेंट आया, उसको एवीएनआरटी है, आप सबसे पहले रिससिटेशन करोगे। हर चीज में सबसे पहले रिससिटेशन करनी है। ठीक। ABC, यानी ईयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, क्या पेशेंट का ईयरवे ओपन है? मुंह के अंदर, गले के अंदर कोई चीज तो नहीं फंसी हुई? ईयरवे ओपन है, वो देखना है। बी, क्या पेशेंट की ब्रीदिंग ठीक है? पेशेंट ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है? सी,
सर्कुलेशन, क्या पेशेंट के ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, यानी पेशेंट का पल्स फील हो रहा है, पेशेंट की बीपी फील हो रही है। ये देखने के बाद आप ईसीजी की, ईसीजी से कंफर्म हुआ कि एसवीटी यानी एवीएनआरटी है। अब पेशेंट आपने देख लिया कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल। पेशेंट अगर अनस्टेबल हुआ, यानी ईसीजी पे आपने देखा तो ईसीजी पे एवीएनआरटी है और पेशेंट को का हार्ट फेल हो रहा है, पेशेंट के चेस्ट के अंदर पेन है, एमआई हो गया है, पेशेंट को सिनकपी यानी बेहोश हो गया है, या पेशेंट ड्राउजी है, कंफ्यूज है, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से कम है, या पेशेंट शॉक में है, पेशेंट का बीपी रिकॉर्डेबल नहीं है, पल्स फील नहीं हो रहा, तो ये पेशेंट अनस्टेबल है ना। यस सर। ये अनस्टेबल पेशेंट है और अनस्टेबल पेशेंट में आप फौरन शॉक दोगे। अब शॉक किसे कहते हैं, ये सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन क्या होती है, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अनस्टेबल पेशेंट को आपने शॉक करना है, आपने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना, ठीक है। तो दो इस्त्री की, अगर पेशेंट, इस्त्री की जी, तरह जो जो इस्त्री की तरह चेस्ट पे रखते हैं। हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किसे कहते हैं, क्योंकि ये बार बार आगे आएगा। एवीएनआरटी का पेशेंट अनस्टेबल है, फौरन इसको सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन कर, और अगर स्टेबल है तो आपने सबसे पहले वेगल मैनूवर्स करने। वेगल मैनूवर्स कुछ मैनूवर्स हैं, कुछ मैनूवर्स हैं जिनके जरिए से आप वेगस नर्व का टोन इंक्रीज करते हो। और वेगस नर्व का टोन जब इंक्रीज हो जाए तो वेगस नर्व कौन सा नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। तो जब वेगस वेगल मैनूवर करते हो बेसिकली, इसके नतीजे में वेगल टोन इंक्रीज हो जाता है। और जब वेगल टोन इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब वेगस नर्व के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इंपल्सेस ज्यादा आ रहे होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इंपल्सेस ज्यादा आते हैं एवी नोड के पास, तो एवी नोड में जो सर्किट बना हुआ होता है री एंट्री सर्किट, एवी नोडल री एंट्री सर्किट जो है वो क्या हो जाता है, खत्म। समझ नहीं आई आपको। आपने वेगल मैनूवर किए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने आप लोगों को यूट्यूब में ये लिंक दिया है, ये ओपन कैसे होगा। अच्छा, मैं यूट्यूब से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये एक वेगल वेगल मैनूवर, मैंने बताऊँ लोड ही नहीं, यूट्यूब मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हुई है। यस सर। नहीं, बल्कि यहाँ पे तो नेट नहीं आ रहा। बहरहाल चलें, ठीक है, ये वेगल मैनूवर मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है। वेगल मैनूवर मुख्तलिफ तरीकों से हम करते हैं, जैसे कैरोटिड मसाज, गर्दन के ऊपर हाथ रख के हम जहाँ पे वो है वेगस नर्व है वहां पे हम मसाज करते हैं। या पेशेंट के को वाल्सलवा मैन्यूवर का कहते हैं। तो ये वाल्सलवा मैन्यूवर और कैरोटिड मसाज वगैरह ये वेगल मैन्यूवर हैं। वेगल मैन्यूवर में होता क्या है कि जब आप कैरोटिड मसाज करते हो तो वेगस नर्व का टोन इंक्रीज हो जाता है, यानी वेगस नर्व के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इंपल्सेस ज्यादा हो जाती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इंपल्सेस जब ज्यादा होती हैं तो वो एवी नोड के अंदर जो री एंट्री सर्किट बना हुआ होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए पेशेंट का जो एवीएनआरटी का अटैक होता है वो ठीक हो जाता है। तो स्टेबल पेशेंट में फर्स्ट ऑप्शन वेगल मैन्यूवर्स हैं, ये एमसीक्यूज आता है। पेशेंट है, उसको वो आपको कहेगा कि एसवीटी, या अगर वो सही लफ्ज यूज करे एवीएनआरटी, पेशेंट को एसवीटी यानी एवीएनआरटी है और वो आता है और वो स्टेबल है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। फर्स्ट थिंग क्या है, वेगल मैन्यूअर। वेहिकल मनी। अगर वेगल मैन्यूअर से पेशेंट की का अटैक ठीक नहीं होता, अटैक खत्म नहीं होता, इफ वेगल मैन्यूअर फेल, तो आपने ड्रग देनी है। ड्रग में फर्स्ट लाइन ड्रग आपके पास एडिनोसिन है। और एडिनोसिन आपने कितनी दफा देना है, 3 दफा। पहले आपने 6 mg एडिनोसिन दिया आईवी स्टैट, और एडिनोसिन फ्लश देना है यानी जल्दी देना है, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो सेकंड्स में होती है। तो आपने जल्दी क्विकली इंजेक्शन के जरिए से फ्लश करना है। और उसके बाद आपने 10 cc या 20 cc नॉर्मल सेलाइन का पुश देना है। ये क्यों दे रहे हो आप, ताकि एडिनोसिन जल्दी से हार्ट के पास पहुंच जाए, क्योंकि एडिनोसिन का हाफ लाइफ बहुत थोड़ा है ना, आपने एडिनोसिन दे तो दी। अब ऐसा ना हो कि ये हार्ट तक और एबी नोड तक पहुंचने से पहले ही इसकी हाफ लाइफ खत्म हो जाए।
तो फिर तो ये काम नहीं करेगा ना। तो इसलिए आपने इंजेक्शन एडिनोसिन देने के फौरन बाद 10 सीसी या 20 सीसी नॉर्मल सेलाइन का पुश दिया, ताकि वो एडिनोसिन को ब्लड के अंदर पुश करके जल्दी हार्ट के पास पहुंचा दे, ताकि हाफ लाइफ खत्म होने से पहले ये उधर पहुंच जाए। तो आपने एडिनोसिन देना है 6 mg। अटैक AVNRT यानी एसवीटी का अटैक खत्म हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर एडिनोसिन देना है 12 mg। अटैक खत्म हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर 12 mg एडिनोसिन देना है। तो टोटल 3 शॉट देने हैं एडिनोसिन के। समझ आइए। यस सर। अब एडिनोसिन का तीसरा शॉट देने के बाद भी अगर अटैक खत्म नहीं हुआ, तो अब दोबारा से पेशेंट को असेस करना है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल पेशेंट में आप क्या करते हो, मैंने पहले भी बताया था, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन यानी शॉक देना है, ठीक है। यस सर। और अगर पेशेंट स्टेबल हो, अब आपने सेकंड लाइन ड्रग्स यूज करनी है। AVNRT की फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, एडिनोसिन। और सेकंड लाइन ड्रग क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल और सोटालोल और डाइजैक्सिन और इम्यूडारोन वगैरह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेरापामिल है, ठीक है। तो अगर स्टेबल है तो आपने सेकंड लाइन ड्रग्स यूज करनी है। समझ आइए या नहीं आई। सर आइए। अब ड्रग्स काम नहीं कर रही, एडिनोसिन भी आपने ट्राई कर लिए 3 शॉट, और ये भी आपने ट्राई, सेकंड लाइन ड्रग्स भी आपने शॉट ट्राई कर लिए। तो अगर ये भी फेल हो जाते हैं, अब आपने दोबारा से इस बंदे को शॉक करना है, ठीक है। आप शॉक करोगे तो इसका रिदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसके चेस्ट के ऊपर पैड रख के करंट दोगे, शॉक दोगे, तो वो शॉक, फिर इस पे हम आगे बात करेंगे। समझ आई है एसबीटी की मैनेजमेंट, AVNRT की मैनेजमेंट। यस सर। अब पेशेंट है, वो आगे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार अटैक होते हैं, मैं अस्पताल आती हूँ, तो ये वेगल मैनुअर से कभी ठीक हो जाता है, कभी फर्स्ट लाइन ड्रग से ठीक हो जाता है, कभी सेकंड लाइन ड्रग तक बात चली जाती है, और कभी शॉक तक बात चली जाती है। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये मुझे अटैक सिरे से हो ही ना। तो हम क्या करेंगे, ड्रग्स में हम ओरल वेरापामिल देंगे, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये एवी नोड को सप्रेस रखेगा, एवी नोड की एक्टिविटी को सप्रेस रखेगा, तो एवी नोड के अंदर री एंट्री सर्किट के अंदर करंट नहीं घूमेगा, AVNRT का अटैक नहीं होगा। तो प्रिवेंशन या प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द अटैक के लिए ओरल वेरापामिल भी दे सकते हैं। और ये MCQ आता है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, परमानेंट सोल्यूशन। तो वो है RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन, यानी जो एवी नोड के अंदर सर्किट बना हुआ है ना, यस सर। ये जो सर्किट बना हुआ है, इसको हम शुआओं के जरिए से इस सर्किट को जला देते हैं। तो ये सर्किट जब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे री एंट्री सर्किट भी नहीं होगा। तो री एंट्री सर्किट नहीं होगा तो इस बंदे को बार बार अटैक नहीं होंगे। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इस री एंट्री सर्किट की एब्लेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से, ये इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। ये एमसीक्यूज में आता है, ये एमसीक्यूज में आता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, ये एमसीक्यूज में आता है कि अगर पेशेंट अनस्टेबल हो तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, ये एमसीक्यूज में आता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है अगर पेशेंट स्टेबल हो, वेगल मेन्यू। क्लियर हो गई ये बात। यस सर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एरिथमिया की तरफ, जो कि है एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन वहां पे जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं एडिनोसिन कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखो, हमने पढ़ा था ना कि करंट पहले एसए नोड से एबी नोड में आती है, और एबी नोड के अंदर थोड़ी देर के लिए डिले होता है, पढ़ा था ना हमने। यस सर। यस सर। तो जब आप पेशेंट को एडिनोसिन देते हो ना, तो अगर एवी नोड के अंदर डिले इतने टाइम के लिए नॉर्मली होता था, तो एडिनोसिन इस डिले को मतलब मजीद बढ़ा देगा, और जब मजीद बढ़ा देगा तो यहाँ पे जो सर्किट बना हुआ था, ये सर्किट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो एडिनोसिन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द एवी नोडल डिले एंड दस इट डिक्रीजेस द री एंट्री सर्किट। इसकी वजह से एवीएनआरटी का जो अटैक होता है वो खत्म हो जाता है, रिजोल्यूशन हो जाता है। साइड इफेक्ट्स किए हैं एडिनोसिन के, अब ये एमसीक्यूज में आता है। कौन से पेशेंट को आप ये नहीं दे सकते, अस्थमेटिक्स को।
जो बंदा अस्थमा का पेशेंट, क्यों? क्योंकि एडिनोसिन अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ब्रोंकोस्पेज्म करवाता है। अब अस्थमा नॉर्मल पेशेंट के ब्रोंकाई इस तरह होते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट के ब्रोंकाई इस तरह होते हैं, अंदर बहुत सारा म्यूकस होता है। हाँ, अब देखो, अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट को एडिनोसिन देते हो, पेशेंट को अस्थमेटिक पेशेंट को अगर एवीएनआरटी हो जाए और वो आए और आप उसको एडिनोसिन देते हो, तो वो इस बंदे की ब्रोंकाई को मजीद स्पेजम कर देगा, ब्रोंकोस्पेजम कर देगा, और इसकी ब्रोंकाई मजीद तंग हो जाएगी और इसको सीवियर अस्थमा का अटैक भी हो जाएगा। तो इसलिए कंट्राइंडिकेटेड इन अस्थमेटिक्स, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको आपने एडिनोसिन नहीं देना, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पेजम करवाता है उनके अंदर। ये भी एमसीक्यूज में आता है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। समझ आई है? यस सर, मुझे तो आई। चले, अब ये जो है इस पे मैं नेक्स्ट जो करवाऊंगा वो इस तरह करवाऊंगा कि मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि एमसीक्यूज जो है वो कैसे आता है। ठीक है? और ये एमसीक्यूज आता है कि पेशेंट को आपको एक ईसीजी दे देगा कि भाई टिकिकार्डिया है, ये रेट 100 से ज्यादा है और नैरो कॉम्प्लेक्सेस हैं और पी वेव नहीं है और रिदम रेगुलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है एवीएनआरटी। यूजुअली जो एवीएनआरटी के पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, तो यूजुअली इसमें जो केस दिया हुआ होता है केस में वो फीमेल ही होती है। बहरहाल इस पे हम मजीद कभी बात करेंगे। नेक्स्ट इरिथमिया है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब देखो, नॉर्मल इंसान में क्या होता है, नॉर्मल इंसान में यानी नॉर्मल जो पर्सन होता है उनमें इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट होती है? ऐसे नोड से। अब ऐसे नोड से ये राइट एट्रियम में भी आती हैं, लेफ्ट एट्रियम में भी आती हैं, और इंटरनोडल पाथवे की मदद से फिर एवी नोड में आती हैं, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ के जरिए से वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन होती है। पहले एट्रिया की डिपोलराइजेशन जिससे पी वेव जनरेट हुआ, और फिर वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन जिससे क्यूआरएस जनरेट हुआ। इस तरह होता है ना नॉर्मल इंसान। तो हो क्या जाता है, कुछ लोगों में एक्टोपिक फोकस बन जाते हैं, एक्टोपिक फोकाई या फोकस, यानी अब इन लोगों में होगा क्या, राइट एट्रियम के अंदर इस जगह से भी इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, इस जगह से भी इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, इस जगह से भी इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, और ये इंपल्सेस बहुत ज्यादा मिकदार में जनरेट होते हैं। तो जो चीज ज्यादा इंपल्सेस जनरेट करी वो मास्टर बन जाती है ना, वो यस। सार बन जाते हैं। तो ऐसे नोड सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो एक्टोपिक फोकसेस हैं, इन एक्टोपिक फोकसेस से इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, और ऐसे नोट 60 से 100 तक जनरेट करता था, ये 150 से 200 या 300 तक जनरेट करते हैं। तो मास्टर कौन हो गए, कंट्रोलर अब कौन हो गए, ये टॉपिक फोकस। तो इसलिए ऐसे नोट काम करना छोड़ देगा, और ऐसे नोट काम करना छोड़ देगा तो क्या पी वेव होंगी? नहीं होंगी। नहीं होंगे सर। इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में भी जब आप इन लोगों की ईसीजी देखोगे तो ईसीजी में क्या होगा, पी वेव एक्टिव होगी। समझ आई है ना? बहरहाल हम अब आते हैं, तो ये एक्टोपिक फोकस फोकाई बन जाते हैं, और वहां से बहुत ज्यादा स्पीड के साथ भी और इरेगुलर भी। देखो ऐसे नोट तो रेगुलरली जनरेट करता था ना, जैसे हर 0.1 सेकंड के बाद, हर 0.1 सेकंड के बाद, एक खास टाइम के बाद, लेकिन ये इरेगुलरली इंपल्स जनरेट करते हैं। तो इसलिए इन लोगों का रिदम क्या होगा, रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा? इरेगुलर होगा। इरेगुलर। देखो नॉर्मल इंसान में ऐसे नोट पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस, तो ये रेगुलर रिदम था। हर 0.1 सेकंड के बाद फॉर एग्जाम्पल इंफाल्ट जनरेट हो रहा था, इसलिए रिदम रेगुलर था। यहाँ पे तो इस एक्टोपिक फोकस की अपनी मर्जी है, इसकी अपनी मर्जी, इसकी अपनी मर्जी, तो जो इम्पल्सेस जनरेट होंगी ये क्या होंगी, इरेगुलर होंगी। इसलिए इस बंदे का रिदम भी इरेगुलर होगा। तो इसलिए आप इस बंदे की जब ईसीजी देखोगे तो ईसीजी में इरेगुलर रिदम। ये एक्टोपिक फोकस कहाँ पर है, एट्रिया में है ना।
तो इसलिए इस बंदे का टेकिकार्डिया ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होगा या नैरो कॉम्प्लेक्स होगा? क्या होगा? नैरो। हमने पढ़ा था ना कि जो टेकिकार्डिया एट्रिया से ओरिजिनेट होते हैं वो नैरो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए ईसीजी पे आपको नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया नजर आएगा। एसवीटी जो कि एवीएनआरटी था उसमें भी नैरो कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वो भी एट्रिया के अंदर जो एवी नोड था वहां पे रीइंप्रेशन कर, ये भी एट्रिया की वजह से एट्रिया के अंदर एक्टोपिक फोकस बन गए हैं, तो ये भी नैरो कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे चूंकि ऐसे नोड इनबिट हो गया है, क्योंकि एक्टोपिक फोकस से बहुत ज्यादा रेट के साथ इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, इसलिए पी वगैरह। बहरहाल इस पे हम आईसीजी फीचर पे बात करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। ये एक्टोपिक फोकस का बारे में भी क्वेश्चन आता है कि ये यूजुअली अक्सर कहाँ पे होते हैं। तो ये कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन है जो कि लंग से आ रही है। तो लंग से जो पल्मोनरी वेन आती है इनटू द राइट एट्रियम, यूजुअली यहाँ पे ये एक्टोपिक फोकस से दो हो जाती पैदा हो जाती है। ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ये एक इरेगुलर रिदम है, और इसमें एट्रिया जो है वो अपनी हिसाब। अच्छा हाँ, अब एक और बात, ये आपने गौर से सुनी है। ये देखो, ऐसे नोड बंद हो गया है ना, इन लोगों में इनहिबिट हो गया है। यस सर। अब इंपल्सेस कहां से जनरेट हो रही हैं? इन एक्टोपिक फोकस से। अब गौर से सुनो, इन एक्टोपिक फोकस से जो इंपल्सेस बहुत ज्यादा रेट के साथ, फॉर एग्जांपल लेट सपोज 300 बीट्स पर मिनट, 300 के हिसाब से इंपल्सेस यहाँ पे आ रही हैं एवी नोड में। तो एवी नोड यहाँ पे इनको ब्लॉक करता है ना। एवी नोड इन सब इंपल्सेस को नीचे वेंट्रिकल में नहीं भेजता। एवी नोड होशियार है। एवी नोड इन सब इंपल्सेस को नीचे नहीं भेजता, ये एवी नोड इन इंपल्सेस को ब्लॉक करता है। अब ये कभी इसको ब्लॉक करता है 2 into 1, यानी हर दो में से एक को ब्लॉक करता है। कभी कभी हर 3 में से एक को ब्लॉक करता है, एक को नीचे भेजता है वेंट्रिकल में। कभी कभी 4 में से एक को नीचे भेजता है वेंट्रिकल में। तो यही वजह है कि इन लोगों का एट्रिया भी इरेगुलरली बीट करेगा और वेंट्रिकल भी इरेगुलरली बीट करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल के पास कभी 4 के बाद एक इंपल्स आ रहा है, कभी 3 के बाद एक इंपल्स आ रहा है, कभी 2 के बाद एक इंपल्स नीचे आ रहा है। तो वेंट्रिकल के पास जो इंपल्सेस आ रही हैं ये भी तरतीब से नहीं आ रही, इरेगुलरली आ रही है। इसलिए वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे इरेगुलरली और एट्रिया भी कंट्रैक्ट करेंगे इरेगुलरली, क्योंकि कभी इससे इंपल्सेस और इससे इंपल्सेस और इसीलिए इरेगुलरली जनरेट हो रहे हैं। तो एट्रिया का रेट भी इरेगुलर होगा, एट्रिया का रिदम, और वेंट्रिकल का रिदम भी इरेगुलर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन का जो रिदम होता है ये इरेगुलरली इरेगुलर होता है, यानी एट्रिया का जो रिदम है वो भी इरेगुलर और वेंट्रिकल का भी इरेगुलर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा रिदम कहते हैं? इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। समझ आइए कि ये इरेगुलरली इरेगुलर इसको क्यों कहते हैं? कि एट्रिया भी इरेगुलर है और वेंट्रिकल का रिदम भी इरेगुलर है। इरेगुलर है समझ दोनों। आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, दोनों इरेगुलर है। इरेगुलर है। काजिज क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन इज द मोस्ट कॉमन इरिथमिया। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं और अगर उनको पल्पिटेशन हो रही हो और इरिथमिया हो, तो अक्सर 98-99% में कौन सा इरिथमिया होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये सबसे कॉमन इरिथमिया है क्लिनिक्स में, इन अस्पतालों में, हाइपरटेंशन के मरीजों में, गेरियाट्रिक या जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, यानी जो बूढ़े लोग हैं, थायरोटॉक्सिक पेशेंट जिनको हाइपरथायराइडिज्म हो उनमें, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, अभी क्या होता है इस पे बात करेंगे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट में वगैरह वगैरह, मोस्ट कॉमन इरिथमिया। और इरिथमियास की वजह से जो स्ट्रोक होते हैं उनमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन काज है ऑफ द एम्बोलिक स्ट्रोक। अब इसकी वजह क्या है? देखो इसकी वजह ये है, और से सुनो, इस बंदे के एट्रिया क्या हो रहे हैं? फिब्रिलेट हो रहे हैं ना, फिब्रिलेशन है। तो जो फिब्रिलेशन है क्या इसमें कंट्रैक्शन होती है? इसमें सिर्फ ट्विचिंग होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफा बताया था, एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं हो रहे, एट्रिया सिर्फ थरथरा रहे हैं।
ट्विचिंग कर रहे हैं। तो जब ये ट्विचिंग कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि चूंकि एट्रिया की दीवारें हैं, एट्रिया के अंदर मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ तरतरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लड की क्या होगी, स्टेसिस होगी। क्योंकि stating. इस ब्लड के ऊपर एट्रिया की तरफ से कंट्रैक्शन लग नहीं रही, क्योंकि एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, एट्रिया तो फिब्रिलेट यानी ट्विचिंग हो रहा है, तरतरा रहा है। तो चूंकि एट्रिया के अंदर जो ब्लड है इसके ऊपर कोई कंट्रैक्शन वाली फोर्स नहीं लग रही, इसलिए यहाँ पे ब्लड रुका हुआ होता है, स्टेसिस में होता है। और हमने पढ़ा था वर्कोट्राइड में, शी था ना, शी में एस से क्या था, स्टेसिस। जब ब्लड रुक जाए तो क्लाट बनता है। तो यहाँ पे चूंकि स्टेसिस हो गई तो ये आपका यहाँ पे ब्लड के अंदर क्लाट बन गए। अब ये ब्लड कहाँ आएगा, माइट्रल वाल्व के जरिए से कहाँ आएगा, Ventricle में. वेंट्रिकल्स में आएगा, और इसके अंदर ये क्लाट्स भी होंगी जो कि बनी हुई है ऊपर। अब ये ब्लड यहाँ से किधर जाएगा, एआरटा के जरिए से Aorta. जाएगा मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे एक इलाके हो, एक हो गया ब्रेन, तो ये ब्लड जब आएगा ब्रेन में और इसके अंदर ये क्लाट्स होंगी, और अगर ये ब्रेन के अंदर ये क्लाट किसी छोटे वेसल्स के अंदर बंद हो जाए तो ब्रेन का वो एरिया इंफार्क्ट हो जाएगी, इंफालिजी, स्ट्रोक हो जाएगी। और ये स्ट्रोक क्यों हुई, इस एम्बोलाई की वजह से हुई। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ द एम्बोलिक स्ट्रोक ये भी क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसलिए हमारे पास जब स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक के, तो हम उनका ईसीजी भी करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो गई स्ट्रोक। समझ आइए। अब इसकी काजेस क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एट्रियल फिब्रिलेशन यूजुअली क्यों होती है, कि राइट एट्रियम क्या हो जाता है, ये नॉर्मल राइट एट्रियम है, और अगर ये राइट एट्रियम इस तरह डायलेट हो जाए तो इस डायलेटेड राइट एट्रियम के अंदर एक्टोपिक फोकसेस बन जाते हैं, और वो एक्टोपिक फोकसेस फिर इंपल्सेस जनरेट करते हैं। तो हर वो कंडीशन जो आपके राइट एट्रिया को डायलेट करती है, मिसाल के तौर पर एआर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल वॉल तंग है, जब माइट्रल वॉल तंग है तो ब्लड इसके जरिए से वाफिर मिकदार में गुजर नहीं रहा, तो ब्लड इधर जमा हो रहा है और वो एट्रिया की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से राइट एट्रिया डायलेट हो जाता है। तो इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट्स के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस लीड्स टू डायलेशन ऑफ द राइट एट्रियम, which leads to the production of the ectopic focuses, और वहां से फिर ectopic current जनरेट, impulses जनरेट होती है। इसी तरह जितनी भी वेलवुलर हार्ट डिजीजेस हैं, चाहे एआर्टिक स्टेनोसिस हो, तो बात फिर वही है, ये आपका एआर्टिक, एआर्टा है, और ये एआर्टिक वॉल है। तो अगर ये एआर्टिक वॉल तंग हो जाए, स्टेनोज हो जाए, तो वेंट्रिकल के ऊपर ज्यादा जोर होगा, वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी। वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी तो एक टाइम आएगा कि वेंट्रिकल फेल हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल फेल होंगे तो यहाँ पे कंजेशन होगी, यहाँ पे कंजेशन होगी, तो यहाँ पे कंजेशन होगी, और अगेन इसकी वजह से क्या होगा, और आइडिया डायलेट होंगे। इसी तरह आपकी पोस्ट एम आई, लेट सपोज आप पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गई और वेंट्रिकल की ये दीवार डेड हो गई, तो वेंट्रिकल फेल हो गया, तो ब्लड की कंजेशन होगी वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कंजेशन होगी तो ऊपर राइट एट्रियम में कंजेशन होगी, राइट एट्रियम में कंजेशन होगी तो राइट एट्रियम डायलेट होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। इसी तरह पेरिकार्डाइटिस, इसी तरह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। समझ आइए, Yes, ये sir. सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ ये याद रखो कि कार्डियक काजेस में मतलब हर वो कंडीशन जिसकी वजह से राइट एट्रियम डायलेट होता है, और मोस्ट कॉमन आपके पास माइट्रल स्टेनोसिस और वल्वुलर हार्ट डिजीज है, जैसे एआर्टिक स्टेनोसिस, पोस्ट एमआई भी हो सकता है। ठीक है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में भी क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है अगर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, फिर ब्लड की कंजेशन वेंट्रिकल में, फिर वहां से राइट एट्रियम में कंजेशन, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में कंजेशन, और वहां से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, मैंने बार बार पीछे शायद राइट एट्रियम कहा, ये तो लेफ्ट एट्रियम है ना। तो लेफ्ट एट्रियम की कंजेशन और फिर लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन, और वहां से फिर वो नॉन कार्डियक काजेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद करनी है वो है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। अगर किसी बंदे के ब्लड के अंदर पोटाशियम कम हो या मैग्नीशियम कम हो, यानी हाइपोकिलीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया। दूसरा इंपॉर्टेंट हाइपरथायराइडिज्म,
इसलिए जब भी हमारे पास पेशेंट आता है और उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो हम उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें से एक टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है, ताकि हमें पता चले कि कहीं हाइपोक्सीमिया हाइपोमैग्नीसिमिया तो नहीं है। दूसरा हम उसका थायराइड टेस्ट करते हैं कि कहीं हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट आपकी इडियोपैथिक, कभी कभी कोई काज नहीं होती, कोई काज हमें पता नहीं चलती और पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। तो ये आपने कार्डियक में ये 2 याद रखने हैं और नॉन कार्डियक में ये 3 याद। अब एफib को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पैराक्सिस्मल, जो अटैक की शक्ल में होता है और ठीक हो जाता है, डॉक्टर साहब मेरी दिल की धड़कन अचानक तेज होती है, मेरी पाल्पिटेशंस होती हैं मुझे, और डिजीनेस होती है और चेस्ट पेन होती है और फिर खुद ठीक हो जाती है। तो ये कौन सी फिब्रिलेशन हुई? पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन, जो अटैक्स की शक्ल में। तो एक आपके पास पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है, ठीक है। यस एक सर। होती है परसिस्टेंट, डॉक्टर साहब मुझे इस तरह का अटैक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का, और वो फिर चलता रहता है और वो 7 दिन से ज्यादा के लिए होता है। अगर अटैक जो है एट्रियल फिब्रिलेशन का 7 डेज से ज्यादा के लिए हो और इंटरवेंशन की जरूरत हो इसको खत्म करने के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन के अटैक को खत्म करने के लिए, खुद ब खुद खत्म ना हो, तो हम इसको परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। पैराक्सिस्मल क्या था? वो कभी कभी खुद ब खुद यानी स्पॉन्टेनियसली नॉर्मल हो जाता था, साइनस रिदम पे चला जाता। परसिस्टेंट जो है ये अक्सर खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं होता और इंटरवेंशन की जरूरत होती है, आपको ड्रग्स यूज करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये परसिस्टेंट है। और परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन, ये लॉन्ग स्टैंडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसमें कार्डियोवर्जन अनसक्सेसफुल होती है, रिदम नॉर्मल पे नहीं आती, इस पेशेंट को बस एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही होती है। इसलिए हम इसको एंटीकोagulation देते हैं कि एम्बोलिक स्ट्रोक ना हो, क्लॉट ना बने, और रेट कंट्रोल करते हैं ताकि इसका हार्ट रेट कम हो, टैकिकार्डिया इसका ना हो, हार्ट रेट इसका कम हो, बाकी रिदम खैर इरेगुलर हो, ठीक है। तो पैराक्सिस्मल, परसिस्टेंट, परमानेंट, ये 3 टाइप ऑफ एफib है एंड द बेसिस ऑफ द टाइम। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी? हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, एक्सीडेंटली आपने ईसीजी की और आपको पता चला ओ इस बंदे को तो एट्रियल फिब्रिलेशन है, या पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है विद पाल्पिटेशन, डॉक्टर साहब मुझे मेरी दिल की धड़कन महसूस हो रही है कि बहुत तेजी के साथ मेरा दिल धड़क रहा है, पाल्पिटेशन। डिजीनेस, डिजीनेस क्यों होगी? हमने पढ़ा था ना कि जब आपका वेंट्रिकल की फीलिंग होती है तो 70% तो खुद फीलिंग होती है, पैसिव, लेकिन 30% के लिए आपके एट्रिया को कंट्रैक्ट होना होता है ना, यस सर, एट्रियल सिस्टम। एट्रियल सिस्टली। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में तो एट्रिया कंट्रैक्ट होते नहीं है, एट्रियल सिस्टली तो होती नहीं है, तो ये 30% वाली फीलिंग तो होगी नहीं, तो वेंट्रिकल के अंदर फीलिंग सिर्फ 70% होगी। 70% होगी तो ब्रेन के पास भी ब्लड तोड़ा जाएगा, ब्रेन के पास ब्लड तोड़ा जाएगा तो आपको डिजीनेस और सिनकोपी वगैरह होगी या नहीं होगी? यस सर। ठीक है। वेंट्रिकल से थोड़ा ब्लड निकल रहा है तो वेंट्रिकल से जो एआर्टस के से जो कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं उनमें भी थोड़ा ब्लड जाएगा, इसलिए हार्ट में भी थोड़ा ब्लड जाएगा, इसलिए हार्ट के अंदर इस्कीमिया होगा, इसलिए चेस्ट पेन होगी, ठीक है। इरेगुलर पल्स होंगे। तो ये क्लिनिकल फीचर। इन्वेस्टिगेशन में हम ईसीजी करेंगे तो चूंकि टैकिकार्डिया है तो हार्ट रेट 100 से ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्सेस क्या होंगे, नैरो होंगे, क्योंकि ये एट्रिया कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये टैकिकार्डिया एट्रिया से, और एट्रिया से जो टैकिकार्डिया ओरिजिनेट हो, जो एक्टोपिक फोकस थे वो एट्रिया में थे, तो वो नैरो कम्प्लेक्सेस होंगे। पी वेव एब्सेंट होगी क्योंकि एसए नोड सप्रेस हो गया है, एसए नोड तो अब इंपल्सेस जनरेट कर नहीं रहा, ठीक है, इसलिए एब्सेंट पी वेव। और इरेगुलर रिदम होगा। क्या मतलब इरेगुलर रिदम? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में ही। दोनों इरेगुलरली कंट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यस तो सर। ये आपके पास, इसके अलावा आप क्या करो, इसके अलावा आपको कौन सी वेव नजर आ सकती है? फिब्रिलेशन वेव। ये देखो ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स है ना, ये तो हमें नॉर्मली नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो वेव है, ये 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 इनको हम फिब्रिलेटिंग वेव्स कहते हैं, या फिब्रिलेशन वेव। तो फिब्रिलेशन वेव्स आपको ईसीजी पे नजर आएंगे। और इरेगुलर वो होगा, देखो ये आर आर इज नॉट इक्वल टू, ये आर आर लंबा है ये छोटा है, तो आर आर वन इज नॉट इक्वल टू आर आर टू, इज नॉट इक्वल टू आर आर थ्री, इज नॉट, यानी आर आर इंटरवल इरेगुलर, यानी इरेगुलर रिदम होगा।
ठीक है। हम इस पेशेंट की टीएसएच भी करते हैं ताकि पता चले कि हाइपरथायराइडिज्म में तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक काज क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन की, हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइडिज्म। तो वो मालूम करने के लिए हम टीएसएच करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट सीरम के अंदर टीएसएच और इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। इसके अलावा हम इको करते हैं। अब इको इन लोगों ने आपको दो करनी पड़ी। एक ट्रांसथोरेसिक इको, तो मैंने आप लोगों को समझाई थी, थोरैक्स के ऊपर पैड रख के वो कंप्यूटर में देखते हैं कि इसके वेंट्रिकल का और एट्रिया का साइज कितना है। तो इसको वेलुलर डिजीज तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एट्रियल फिब्रिलेशन की काजेज में माइट्रल स्टेनोसिस है। तो माइट्रल स्टेनोसिस तो आपको इको पे नजर आएगी ना, ट्रांसथोरेसिक इको पे। वेलुलर हार्ट डिजीज तो आपको इको पे नजर आएंगे। जो मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम की, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन हो जाती है, तो वो लेफ्ट एट्रियम डायलेटेड है या नहीं है, ये इको पे नजर आएगा। तो इसलिए हम इस पेशेंट की ट्रांसथोरेसिक इको यानी टीटीई करते हैं। इसके अलावा हम टी भी करते हैं, ट्रांस एसोफेजियल इको। ये किस लिए, कि कहीं इस पेशेंट के एट्रिया के अंदर थ्रोम्बाई तो नहीं बन गए। ये जो ऊपर थ्रोम्बाई बने थे ना, किधर किधर चले, ये जो येलो येलो डॉट्स के थ्रोम्बाई है ना, कभी कभी ये ट्रांसथोरेसिक इको पे नजर नहीं आते। कभी कभी ये ट्रांसथोरेसिक इको पे नजर नहीं आते, तो आपको ट्रांस एसोफेजियल इको करनी पड़ती है। तो ये आप ट्रांस एसोफेजियल इको करते हो तो लुक फॉर एट्रियल थ्रोम्बाई। अब ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले आप पेशेंट को एसेस करोगे, रिससिटेट करोगे एबीसी। उसके बाद पेशेंट को एंटीकोagulation। एंटीकोagulation क्यों दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसको, इसके एट्रिया के अंदर छोटे छोटे थ्रोम्बस पड़े हुए हों और वो वहां से डिसलॉज होकर क्या कर दें, इसको स्ट्रोक करवा दें। तो हम एंटीकोagulation देंगे, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट को हम चेकेंगे, देखेंगे, एसेस करेंगे पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर पेशेंट अनस्टेबल हो, मिसाल के तौर पर हमने एवीएनआरटी में भी पढ़ा था, हार्ट फेलियर है, पेशेंट को शॉक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम है, एमआई है, चेस्ट पेन है, कंफ्यूज है, इसका मतलब पेशेंट अनस्टेबल है ना। फौरन शॉक देना है, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करनी है। जिस तरह एवीएनआरटी हो, हमने ऊपर पढ़ा, पेशेंट अनस्टेबल हो, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन है, पेशेंट अनस्टेबल है, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। शॉक देना है आपने तकरीबन कितनी, 200 जूल का शॉक देना है। इस पे हम कल बात इंशाल्लाह करेंगे आगे जाके एसीएलएस और बीएलएस में। समझ आई है। यस सर। अब पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट आया, पल्पिटेशन हो रही थी, डिजीनेस, आपने ईसीजी की, पता चला कि ईसीजी पे एट्रियल फिब्रिलेशन है। आबिद बताएगा, आबिद ईसीजी पे हमें कैसे पता चलेगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, क्या पी वेव होंगी, सर नहीं होंगी सर जी। नहीं होंगी। रिदम रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा, इरेगुलर इरेगुलर होगा। इरेगुलर होगा। ईसीजी पे इरेगुलर रिदम आपको नजर आएगा, तो पी वेव नहीं है, रिदम इरेगुलर है और टेकिकार्डिया है, तो ये क्या है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन। कन्फर्म हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन। पेशेंट स्टेबल है, यानी ना पेशेंट को शॉक है, ना हार्ट फेलियर है, ना चेस्ट में पेन है, ना कंफ्यूज है, ना बीपी लो है, ना, ठीक है। तो ये स्टेबल पेशेंट है। अब देखो, हम स्टेबल पेशेंट को का जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसकी मैनेजमेंट दो तरीकों से करते हैं। या तो हम रेट कंट्रोल वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, या हम रिदम कंट्रोल वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। क्या मतलब, मतलब ये, या तो हम कहते हैं कि यार हम इस तरह करते हैं, आपका रेट जो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से जो टेकिकार्डिया है ना, जो टेकिकार्डिया है, मिसाल के तौर पर आपका जो रेट है, लेट सपोज वो 160 है, तो हम इसको रेट को कंट्रोल करते हैं, इस रेट को हम 90 पे लेके आते हैं। रिदम खैर है इरेगुलर हो, रिदम खैर है इरेगुलर हो, हम सिर्फ आपके हार्ट रेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी कहते हैं। रिदम कंट्रोल में आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नहीं, आपका जो रिदम इरेगुलर है ना, ये रिदम है, ये आर, ये अगला आर, ये अगला आर, ये अगला आर, ये अगला आर, ये इरेगुलर आर आ रहे हैं,
तो हम इस रिदम को अगर ठीक करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी कहलाती है रिदम कंट्रोल। तो हम एट्रियल फिब्रिलेशन के स्टेबल पेशेंट में या रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं या रिदम कंट्रोल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अब मुख्तलिफ कंडीशन है, मिसाल के तौर पर जो रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी है यहाँ हम किन किन लोगों में अपनाते हैं? जिस बंदे की एज 65 से ज्यादा हो, हमारे पास पेशेंट आया, एज उसकी 70 साल है, यानी 65 से ज्यादा है, और उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो मैं क्या करूंगा? प्रेफर करूंगा कि रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी हो, यानी रिदम खैर है इरेगुलर हो, लेकिन इसका रेट 160 से 90 पे आ जाए, यानी नॉर्मल रेट हो जाए। या पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो, डॉक्टर साहब मुझे अब ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, और लेकिन मुझे 6 महीने पहले या साल पहले हार्ट अटैक भी हुआ था, या मुझे एंजाइना का मर्ज भी है, तो अब ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज है ना। तो यस सर। अगर पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो या उम्र 65 साल से ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं? रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और बाकी रिदम कंट्रोल स्ट्रेटेजी हम कब अपनाते हैं? जब उम्र 65 से कम हो, या पेशेंट को हार्ट फेलियर हो, या पहला एपिसोड हो एट्रियल फिब्रिलेशन का, तो हम कहते हैं कि यार हम आपका ये रिदम ठीक कर लेते हैं। बहरहाल इनमें आपने नहीं जाना है, आप लोग के लेवल की जितनी, बहरहाल रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं हम या रिदम कंट्रोल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। लेकिन दोनों स्ट्रेटजीज में हम पेशेंट को एंटी कोआगुलेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए स्कोर जिसका नाम है चैड वेस्ट स्कोर। इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस पेशेंट की रेट की एट्रियल फिब्रिलेशन के खिलाफ जो स्ट्रेटजी अपना रहा हूं वो रेट कंट्रोल है, रेट कंट्रोल। तो रेट कंट्रोल में मैं क्या करूंगा? देखूंगा कहीं हार्ट फेलियर का पेशेंट तो नहीं है, एट्रियल फिब्रिलेशन है उसको, और ये हार्ट फेलियर का पेशेंट भी है, पेशेंट हार्ट फेलियर में है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डाइजैक्सिन। डाइजैक्स। और अगर हार्ट फेलियर में ना हो पेशेंट, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल। समझ आई या नहीं आई? यस सर। मेरे पास पेशेंट आया, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, लेकिन पेशेंट स्टेबल है। अब मैं रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता हूँ, देखूंगा कि हार्ट फेलियर तो नहीं है। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर भी है, तो मैं डाइजैक्सिन दूंगा, ड्रग ऑफ चॉइस डाइजैक्सिन। और अगर हार्ट फेलियर नहीं है, तो ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब लेट सपोज मैंने डाइजैक्सिन दे दिया या बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया, और मैंने हार्ट रेट को कंट्रोल कर लिया, तो अब मैं इस पेशेंट को कहूंगा कि भाई बस तुम सारी जिंदगी लेट सपोज बीटा ब्लॉकर का हो या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का हो। अगर हर वक्त हार्ट फेलियर में तो हर वक्त बंदा नहीं होता, लेकिन जब हार्ट फेलियर हो तो डाइजैक्सिन का हो। लेकिन इसके साथ साथ एंटी कोआगुलेंट्स भी यूज करो अगर आपका चेस्ट वेस्ट स्कोर जो है वो एंटी कोआगुलेंट पे है। बहरहाल इस पे हम आगे जाके बात करते हैं। रेट कंट्रोल की समझ आ गई? अब समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब दूसरी स्ट्रेटेजी है रिदम कंट्रोल, यानी मैं रिदम को ठीक करना चाहता हूँ, तो रिदम को ठीक करने को हम कार्डियोवर्जन भी कहते हैं। रिदम के ठीक करने को हम कम कार्डियोवर्जन भी कहते हैं। तो कार्डियोवर्जन यानी रिदम कंट्रोल दो तरीकों से हो सकता है, या शॉक देके यानी इलेक्ट्रिकल, और या मेडिसिन ड्रग्स देके यानी केमिकल। जो रिदम कंट्रोल है, रिदम को ठीक करना, जिसको हम कार्डियोवर्जन भी कहते हैं, ये दो तरीकों से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक के जरिए से भी और केमिकल इन ड्रग के जरिए से भी। इनमें सबसे बेहतर और सबसे कामयाब कौन सा है? इलेक्ट्रिकल वाला। तो बहरहाल, और केमिकल में हम क्या एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज करते हैं? क्लास 3 और क्लास 1C। अब ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, इन पे हम जाके आगे जाके बात करेंगे। यहाँ तक इस बात की समझ आई? यस अब सर। देखो मेरे पास एक पेशेंट आया, रिलेशन है, और वो कहता है कि रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिदम कंट्रोल स्ट्रेटेजी चाहिए, मेरा रिदम ठीक करो, मेरा रिदम इरेगुलर है, इसको रेगुलर करो। तो मैं
मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कार्डियोवर्जन, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करूं, मैं केमिकल कार्डियोवर्जन करूं, या मैं शॉक के जरिए से यानी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करूं, या मैं ड्रग्स यानी दवाइयों के जरिए से मैं कार्डियोवर्जन करूं। कार्डियोवर्जन किसे कहते हैं? रिदम कंट्रोल को। समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। अब लेट सपोज मैंने रिदम कंट्रोल में इलेक्ट्रिकल यूज की, यानी शॉक यूज किया, या मैंने ड्रग्स यूज किए, ठीक है। अब रिदम कंट्रोल हो गया रिदम कंट्रोल, रिदम ठीक हो गया, यस सर। हो गया। अब आगे क्या करना है? रिदम सक्सेसफुली ठीक हो गया, अब इसको मैंने 3 हफ्ते तक एंटी कोआगुलेशन देंगे। कितने हफ्ते? 3 हफ्ते। एंटी कोआगुलेशन मैंडेटरी फॉर 3 वीक्स। अब 3 वीक्स के बाद मजीद एंटी कोआगुलेशन देनी है या नहीं, ये डिपेंड करता है चैड्स स्कोर पे। रेट कंट्रोल हो गया, अब एंटी कोआगुलेशन करनी है या नहीं करनी, डिपेंड करता है स्कोर पे। चैड्स स्कोर पे। यहां तक समझ आई या नहीं आई? सर। अब आ जाओ एंटी कोआगुलेशन पे। एंटी कोआगुलेशन, अगर पेशेंट कोई एट्रियल फिब्रिलेशन को, अगर पेशेंट के एट्रियल फिब्रिलेशन को 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, डॉक्टर साहब फिब्रिलेशन है और ये पिछले 1 हफ्ते से है, तो ये 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं ना, यस सर। तो अगर 48 घंटे से ज्यादा हुए हों तो मैंडेटरी एंटी कोआगुलेशन करनी है, जरूर देनी है। और अगर एंटी कोआगुलेशन और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन को के अटैक को 48 घंटे से कम हुए हैं, कोआगुलेशन करनी है या नहीं, ये डिपेंड करता है किस पे? फिर से किस पे डिपेंड करता है? चैड्स स्कोर पे। अगर 0 है, ये एंटी कोआगुलेशन। और अगर चैड्स स्कोर 2 या 2 से ज्यादा है, कोआगुलेशन करते हैं। अब एंटी कोआगुलेशन के लिए हम एंटी कोआगुलेंट्स यूज करेंगे। तो एंटी दो है मेन, एक मेरे पास नोवाक्स है, नोक्स या डोक्स भी इसको कहते हैं, नोवल ओरल एंटी कोआगुलेंट। नोवल मीन नए, ये अभी इजाद हुए हैं, मतलब अभी तो नहीं है, मतलब ये, और ये बेस्ट है, नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट। अब इसमें बहुत सारे हैं, आपने जो याद करने हैं वो क्या करना है? ये एपिजेबैन और रिवारोजेबैन। एपिजेबैन एंड रिवारोजेबैन, दे आर एंटीकोगुलेंट्स। कौन से एंटीकोगुलेंट्स हैं? नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट। दे आर आल्सो नोन एज डॉक, यानी डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट। तो इनको हम नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एपिजेबैन और रिवारोजेबैन, ये आप एज एन एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हो, और वारफरिन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को एफिब है ड्यू टू वेलवुलर माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से एफिब है, या एआर्टिक स्टेनोसिस की वजह से एफिब है, तो इसको हम वेलवुलर एफिब कहते हैं। या पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन भी है और साथ में एप्ला भी है। एप्ला क्या है? एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। एंटी फास्फोलिपिड एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अगर पेशेंट को एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो, या पेशेंट को जो एफिब है ये वेलवुलर एफिब हो, तो इसको आप डॉक्स या जिसको हम नॉक्स भी कहते हैं, ये कंट्रा इंडिकेटेड है। आप ये नहीं दोगे तो क्या दोगे? वारफरिन और हेपारिन दोगे, ठीक है। अब वारफरिन शुरू करवाने से पहले हम हेपारिन के साथ देते हैं, इसको हम कहते हैं, देखो, स्टार्ट में हम हेपारिन और वारफरिन कंबाइन करके देते हैं, इसको कहते हैं हेपारिन ब्रिजिंग। इन द स्टार्ट वारफरिन शुड नॉट बी यूज्ड अलोन, इट शुड बी यूज्ड विद हेपारिन, इसको कहते हैं हेपारिन ब्रिजिंग। तो उसके बाद फिर हम हेपारिन स्टॉप कर देते हैं और वारफरिन कंटिन्यू कर। क्लियर हो गई ये बात? तो आप एज एन एंटी कोआगुलेंट कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हो? वारफरिन और डॉक्स।
बेस्ट वारफरीन है, नॉक्स या डॉक्स है, लेकिन डॉक्स या नॉक्स कंट्राइंडिकेटेड है दो कंडीशन में। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन किसी वेलुलर मसले की वजह से हो, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस, तो ये वेलुलर इफिक कहलाएगा। या अगर पेशेंट को एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो, तो तब भी आप ये डॉक्स यानी डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट या नोवल ओरल एंटीकोआगुलेंट भी जिसको कहते हैं, ये नहीं देते, वारफरीन देते। वारफरीन आप डायरेक्टली शुरू नहीं करते अकेले, पहले इसको हेपारिन के साथ शुरू करते हो, फिर कुछ दिनों बाद हेपारिन स्टॉप कर देते हो और वारफरीन जारी रखते हो। समझ आई है? यस सर। अब देखो, आपने पेशेंट आपके पास आया था, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन 48 घंटों से ज्यादा टाइम के लिए हो रही थी, तो आपने एंटीकोगुलेशन दी। या पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन 48 घंटे से तो कम हो गए थे, लेकिन चेस्ट में स्कोर 2 से ज्यादा था, इसको भी आपने एंटीकोगुलेशन दे दी इन द फॉर्म ऑफ नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट या वारफरीन। ये देने के बाद अब आप ट्रांसएसोफेजियल इको करोगे, ये देखने के लिए कि कहीं थ्रोम्बस तो नहीं पड़े एट्रिया में, तो ट्रांसएसोफेजियल इको करो। अगर ट्रांसएसोफेजियल इको अवेलेबल है और आपने देख लिया कि भाई क्लाट नहीं है इसमें, कार्डियोवर्जन रिदम कंट्रोल के लिए। और अगर ट्रांसएसोफेजियल इको अवेलेबल नहीं है, तो हम रिदम कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले हम 3 हफ्ते एंटीकोआगुलेशन देंगे। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। अगर एट्रियल एट्रिया के अंदर थ्रोम्बस जो है ये रूल आउट हो जाए, तो थ्रोम्बस नहीं है, बस डायरेक्ट कार्डियोवर्जन करो। अब ये कार्डियोवर्जन केमिकल भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रिकल भी हो सकती हैं, जिसपे हमने इधर बात की ये। लेकिन कार्डियोवर्जन से पहले आपने ट्रांस एसोफेजियल इको करना है। कार्डियोवर्जन यानी रिदम कंट्रोल से पहले आपने ट्रांस एसोफेजियल इको करना है। अगर ट्रांस एसोफेजियल इको पे क्लाट्स रूल आउट हो जाते हैं कि क्लाट नहीं है, तो आप कार्डियोवर्जन कर लो, केमिकल करो या इलेक्ट्रिकल करो। लेकिन अगर ट्रांस एसोफेजियल इको नहीं है या ट्रांस एसोफेजियल इको है और उस पर पता चल गया कि इस बंदे में क्लाट्स है, तो आपने अब कार्डियोवर्जन से पहले 3 हफ्ते एंटीकोआगुलेंट देनी है, 3 हफ्तों बाद कार्डियोवर्जन करनी है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जैसे ही आप लेट सपोज ये इस बंदे के एट्रिया के अंदर थ्रोम्बस थे ना, गौर से सुनो, और इसका रिदम इरेगुलर था, एट्रियल फिब्रिलेशन थी ना, इरेगुलर रिदम था, और आपने इस बंदे के इरेगुलर रिदम को रेगुलर कर दिया ड्रग्स के जरिए से, यानी केमिकल कार्डियोवर्जन की, या शॉक के जरिए से यानी इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की, जिस किसी भी तरीके से हो, लेकिन आपने इरेगुलर रिदम को रेगुलर कर दिया। तो जैसे ही इरेगुलर रिदम रेगुलर होता है, इन थ्रोम्बाइस का यहाँ से निकल के वेंट्रिकल के अंदर जाने का रिस्क ज्यादा हो जाता है और स्ट्रोक करवाने का रिस्क ज्यादा होता है। यही वजह है कि अगर रिदम इरेगुलर हो, तो हम सबसे पहले, अगर रिदम इरेगुलर हो और हम ये चाहते हो कि इसको रेगुलर कर लें, तो ये काम करने से पहले आपने इको करनी है, देखना है थ्रोम्बस तो नहीं है। अगर थ्रोम्बस नहीं है, फिर तो कर लो, इरेगुलर रिदम को रेगुलर कर लो, यानी कार्डियोवर्जन कर लो। लेकिन अगर थ्रोम्बस है, आपने 3 हफ्ते एंटीकोआगुलेंट देने हैं। एंटीकोआगुलेंट क्या कर लेंगे? वो इन क्लाट्स को यहाँ पे फिक्स कर देंगे और वो यहाँ से वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ सकेंगे। नहीं आ सकेंगे तो अब आप इसको शार्प करो। समझ आई या नहीं आई? यस सर। तो बहरहाल आपने वो करनी। अब चैड वेस्ट स्कोर क्या है? ये आपने CHADSVS आपने याद रखना है। चैड्स वीएस, चैड्स वीएस स्कोर। अब सी से क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो, तो इसका 1 नंबर है। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो यानी ब्लड प्रेशर हो, या ब्लड प्रेशर हो लेकिन इलाज ले रहा हो, दोनों सूरतों में 1 नंबर है। अगर पेशेंट की एज 75 या 75 से ज्यादा हो तो 2 पॉइंट, और अगर 65 से 74 हो तो 1 पॉइंट। तो चूंकि यहाँ पे दो बातें हो गई ना, इसलिए इस
ए के साथ मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 2। अगर एज 75 या इससे ज्यादा तो 2 पॉइंट, और अगर एज 75 से कम लेकिन 65 से ज्यादा तो 1 पॉइंट। तो यहाँ पे दो बातें हो गई, इसलिए मैंने ए के साथ 2 लिखा। फिर डी से डायबिटीज, पेशेंट को शुगर है तो 1 पॉइंट। पेशेंट को, अच्छा, एस से क्या है, स्ट्रोक। पेशेंट को पहले स्ट्रोक हुआ है या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है तो इसके भी 2 नंबर। चूंकि इसके 2 नंबर हैं इसलिए मैं एस के साथ भी 2 लिख देता हूँ। प्रायर स्ट्रोक के 2 नंबर है ना, और एज में भी 2 बातें हैं, इसलिए एज के साथ, ए के साथ 2 लिखा और एस के साथ 2 लिखा। वी से है वेस्कुलर डिजीज। वेस्कुलर डिजीज जैसे पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, यानी वेसल्स का कोई बीमारी है, इसको भी 1 पॉइंट देना है। और सेक्स, यानी अगर पेशेंट की जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो फीमेल हो तो फीमेल को भी 1 नंबर देना है। मेल को नंबर नहीं देना, फीमेल को 1 नंबर देना है। ठीक है, तो ये चैट पे स्कोर हो गया। अब अगर स्कोर 0 हो तो किसी एंटीकोagulation की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्कोर 2 या 2 से ज्यादा हो तो आपने एंटीकोagulation देनी। इसको इस तरह याद रखो कि अगर चैड्स वेस्ट स्कोर 2 या 2 से ज्यादा हो तो एंटीकोagulant दो, यानी स्टार्ट एंटीकोagulant। समझ आइए? यस सर। अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो एंटीकोagulant दो, यानी दे दो। और अगर स्कोर 1 हो तब आपने देखना है कि अगर ये एक स्कोर इसलिए है क्योंकि पेशेंट फीमेल है और फीमेल होने की वजह से इसको 1 नंबर मिला है, तो फिर तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फीमेल होने की वजह से ना हो, जैसे मेल, अब मेल में तो सेक्स का नंबर नहीं मिलता ना, तो अगर मेल का चैरिटी स्कोर 1 है तो आपने उसको भी एंटीकोagulant देने हैं। बहरहाल ये आपके पास चैरिटी स्कोर है और ये आपके पास टोटल मैनेजमेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन की। या रेट कंट्रोल करना है या रिदम कंट्रोल करना है, दोनों सूरतों में आप एंटीकोagulation देते हो ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी स्कोर। रिदम कंट्रोल से पहले, यानी इलेक्ट्रिकल या केमिकल कार्डियोवर्जन से पहले, जरूरी है कि आप ट्रांस एसोफेजियल इको करो क्लाट्स को रूल आउट करने के लिए। अगर क्लाट्स हो तो आप 3 हफ्ते एंटीकोagulants दो, उसके बाद कार्डियोवर्जन करो। अगर क्लाट्स नहीं है तो आप उसी वक्त कार्डियोवर्जन कर सकते। ये एट्रियल फिब्रिलेशन था। इसके बाद काफी है या आगे करें?